बर्निंग स्टॉक्स की सूची में जो पहला नाम है आज जहां पर खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो है येस बैंक का। येस बैंक में अगर आप देखें तो आज 2.5% तक की गिरावट हमने देखी। एक महीने में 13% और इस साल अगर आप देखेंगे जो करीब पौने तीन महीने के आसपास का समय बीता है, ये शेयर 16% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आज गिरने की वजह है कि महाराष्ट्र में इनको जो जीएसटी विभाग से एक 79.38 लाख का एक जुर्माने का नोटिस मिला है। 2019 से 2022 वित्त वर्ष के लिए ये जीएसटी विभाग से इनको नोटिस मिला है। बैंक ने कहा है कि वो इस आदेश को चुनौती देंगे और इस बैंक में तो असर देखने को मिल ही रहा है इस खबर का। इसके साथ साथ एसबीआई जो कि इनके एक रेस्क्यू के लिए आया था, जिसके पास 23.96% स्टेक था एक समय, अब वो स्टेक घटकर 10.78% पर आ गया। तो येस बैंक पर तो असर दिखता ही ऐसी खबरों का, और येस बैंक में कोई गिरावट होती है तो एसबीआई में भी साथ साथ हम देखते हैं कि प्रेशर देखने को मिलता है। तो येस बैंक तो अब 2.25% नीचे, एक बार एसबीआई भी दिखा दीजिए। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए सर। येस बैंक अच्छे खासे करेक्शन के बाद क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है, या फिर आप जो बड़े बैंक्स हैं, दिग्गज हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए येस बैंक में मैं मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करूंगा, क्योंकि देखिए आपने 78 लैक्स का जुर्माना जीएसटी का आ गया कहा, ये इतना भी कोई बड़ा रकम नहीं है जिससे इतनी बड़ी गिरावट आए। तो मामला शायद दूसरा हो सकता है। तो मार्च क्वार्टर के बाद क्लैरिटी मिलेगी कि एसेट क्वालिटी क्या है, बैंक के बुक्स कितने स्ट्रांग है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बार कमेंट्री आती है तो उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि देखिए अभी तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पूरा मार्केट नेगेटिव इसलिए क्योंकि अंदाजा है कि अप्रैल जून में काफी सेक्टर्स और कंपनीज के मार्जिन दबाव में आएंगे। कोई कंपनीज एसेट क्वालिटी इश्यूज भी बैंक्स को दे सकते हैं। तो येस बैंक तो डेफिनेटली फ्रेश खरीदना नहीं है। मेरे ख्याल से सरकारी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, ये काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू कंपेयर टू येस बैंक काफी अच्छी बनेगी। तो आई थिंक अगर खरीदना ही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये काफी अच्छे विकल्प है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी आपको मिल रहे हैं। हम्म, ठीक है। मतलब एसबीआई से भी ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक एक्मे सोलर को देखिए सर। एक्मे सोलर में इस साल अभी तक आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त आ चुकी है सर। पिछले एक साल में आप देखेंगे शेयर करीब 37% चल चुका है, लेकिन पिछले एक महीने में जहां निफ्टी 9% गिरा है सर, ये शेयर करीब 14% के आसपास भागा है। आज ही करीब 8% के आसपास का उछाल आया। इन्वेस्टेक एक विदेशी ब्रोकर है जिसने बाय रेटिंग के साथ इसकी कवरेज शुरू की है, और जो टारगेट प्राइस दिया गया ना सर 319 रुपये का है। तो बुधवार की क्लोजिंग से देखें तो करीब 25% के आसपास का अपसाइड ये टारगेट प्राइस दिखा रहा है। चार बड़े ग्रोथ लीवर्स हैं या फिर तेजी के लीवर्स हैं जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, जिसकी वजह से एक्मे सोलर इनकी बाई की लिस्ट में आया है। तो सर निफ्टी जहां एक तरफ 9% गिरा है, ये स्टॉक 14% भागा है, तो आउट परफॉर्मर तो है, लेकिन क्या सच में 25% की और अपसाइड की गुंजाइश इस स्टॉक में दिखती है आपको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से क्लियरली जिस प्रकार का ओवर सप्लाई अभी सोलर रिन्यूएबल कंपनीज में आया है, मुझे लगता है कि 25% थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि क्रूड की कीमतें बढ़ने से गवर्नमेंट वापस रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगी। इनको शायद थोड़ी सी और रियायत मिल सकती है, और जिस प्रकार से अभी डिमांड चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी इतना भी माहौल खराब नहीं है। बट मैं कहूंगा कि मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद नॉर्मली हमने देखा है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बिकवाली स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है, तभी खरीदने के मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से देखिए सोलर में हमने देखा है कि जो री रेटिंग हुआ था पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, हम्म। उसके बाद अभी यहाँ से इस लेवल से वापस री रेटिंग होना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि ये बिजनेस ज्यादातर एक कमोडिटी बेस्ड बिजनेस बना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग अगर करनी है, थोड़ा इंतजार करिए, आपको स्टॉक निचले लेवल पे जरूर मिलेगा। हालांकि नंबर्स अच्छे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, स्केलेबिलिटी अच्छी है। लेकिन अभी मार्केट सिर्फ नंबर्स को नहीं देख रहा है, काफी दूसरे फैक्टर्स भी है जो अभी मार्केट लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी नहीं। ठीक है, फ्रेश बाइंग की फिलहाल गुंजाइश इसमें नहीं नज़र आती। तो सर जिनके पास हैं, अगर अपसाइड नहीं है यहाँ से ज़्यादा, तो जिनके पास नीचे का लिया हुआ है, क्या वो मुनाफा वसूली कर लें? थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर करिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी सेक्टर में संदीप बहुत सारी कंपनीज आती है, जी। तभी वैल्यूएशन कैचअप ऑलरेडी हो जाता है, वैल्यूएशन बढ़ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। और पी मल्टीपल जब बढ़ता नहीं है तभी दिक्कतें बढ़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओ किया है ये स्पेस में, और ये एक मेन कारण है कि अभी ये इंडस्ट्री में ओवर सप्लाई जैसा सिचुएशन हो चुका है। तो थोड़ा बहुत तो मुनाफा मुझे लगता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जरूर करना चाहिए।
ठीक है, ओके। एचडीएफसी बैंक सर, मैं शुरुआत में बात कर भी रहा था कि आज दो दिग्गज हैं जो कि मार्केट को ज़्यादा गिरा रहे हैं। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% नीचे, 3% तक एचडीएफसी बैंक भी टूटा है। इनका वेटेज निफ्टी में भी है और निफ्टी बैंक में तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इनका योगदान है। तो हुआ क्या है सर, जो इनके पिछले हफ्ते जो पार्ट टाइम चेयरमैन का इस्तीफा आया था, उसके बाद जेफरीज के जो क्रिस वुड हैं, उन्होंने जो दो बड़े मेन पोर्टफोलियोज हैं जेफरीज के, उन पोर्टफोलियो से शेयर को बाहर कर दिया है। एक तो एशिया एक्स जापान और दूसरा ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिला है। सर बड़ी गिरावट हुई, 4 दिन तक 10% गिरा, उसके बाद 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी भी आई और आज फिर से देखिए करीब 3% के आसपास की गिरावट है। सर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक की बातचीत आने लगी है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ गड़बड़ियां हैं, सेबी भी रिव्यू कर रहे हैं, डिस्क्लोजर को लेकर तो कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, तो सर ये पूरा मामला आपको कैसे दिखता है? मतलब सच में दिक्कतें हैं, अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सामने नहीं आ पाई, जो कि अब आने लगी हैं, तो क्या ये बाजार ज़्यादा रीड कर रहा है या फिर सच में प्रॉब्लम्स हैं जो कि और आने वाले समय में बाहर आ सकती है? और निवेशकों को क्या करना चाहिए जिनके पास हैं भी और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फाइनली नंबर्स सबको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक ने नतीजे कैसे डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि पिछले 2 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। काफी निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, कुछ रिटर्न ज्यादा कुछ आया नहीं है। तो मैं कहूंगा कि देखिए ये कंप्लायंस का जो इश्यू है ये तो अभी नया नया आया है, मार्केट थोड़ा सा इससे हिल चुका है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन एचडीएफसी बैंक के इस प्रकार से रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे लगता है कि पहले मार्च क्वार्टर आने दीजिए, उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए इमीडिएटली कम से कम अगले 6-8 महीने के लिए तो कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि इनका जो पब्लिक इशू हुआ था एचडीबी फाइनेंशियल, यहाँ पे भी इस शेयर ने कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो मार्केट शायद थोड़ा सा वरीड है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेके अभी थोड़ी चिंता है। बाजार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिस्क से बैंक में कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर ग्रोथ निकल जाता है तो काफी दूसरे बैंक्स हैं जो अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर ग्रेड है, जैसे फेडरल बैंक हो गया, सरकारी बैंक में कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो देखिए फाइनली मार्केट वही पैसा लगाएगा जहां पे ग्रोथ मिलता है। तो ग्रोथ की अगर चिंता अगर मार्च क्वार्टर के बाद दिखती है तो मेरे ख्याल से और भी गिरावट शेयर में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए, और जिनके पास है वो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स तक होल्ड करें। ठीक है, जिनके पास हैं वो मार्च क्वार्टर तक होल्ड करें और उसके साथ साथ 6 से 8 महीने में ग्रोथ या फिर जो पैसा बनने की उम्मीद है वो एचडीएफसी बैंक में कम नज़र आती है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो स्टॉक्स हैं, इन पे अगर आप फोकस करते हैं ना तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। वो ज़्यादा अच्छे विकल्प है जहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और जहाँ पे पैसा भी बनता हुआ नज़र आ सकता है आपके पास। तो रिजल्ट्स का वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें सर? वैसे देखा जाए तो ईवी स्पेस में सर बहुत अच्छा रुझान है, डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लोग शिफ्ट करने की एक ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ या फिर ऐसे विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें ही देखा जाए तो कंपनी सर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हालांकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब इन्होंने सर एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है एंड आइस एज के नाम से। आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह कैंपेन लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा ऑफर लॉन्च किया गया है सर। 50,000 रुपये की शुरुआती कीमत से इन्होंने ईवीस लॉन्च की है। 49,999 टू बी प्रिसाइज ये प्राइस है, जिसके ऊपर इन्होंने जेन 3 S1X और रॉडस्टर X नाम के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं। 31 मार्च तक ही ये वैलिड है सर, ये जो ऑफर इन्होंने दिया है, जिसमें ये एक तो जो प्राइस पॉइंट है बहुत अट्रैक्टिव है सर, जितना प्राइस है उससे ज़्यादा तो बेनिफिट्स की ये बातचीत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ 60% बायबैक गारंटी और 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी की भी बात की गई है सर, ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं इस शुरुआती कीमत पर। सर ये एक और गिमिक तो नहीं साबित होगा, या फिर आपको लगता है कि ये बस खत्म हो गया इनके गिरावट का या फिर बुरे दौर का टाइम? पहली बात तो देखिए संदीप, मुझे लगता है कि आइस व्हीकल्स इंडिया से इतनी आसानी से निकलेंगी नहीं। और अभी तो तेल का इशू चल रहा है, लेकिन जब ऑयल वापस नॉर्मल लेवल पे आएगा तभी मुझे लगता है कि कोई ऐसी तरीके के कोई मार्केटिंग कैंपेन करेगा नहीं। और रही बात ओला का ऑफर का, तो देखिए सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ द पुडिंग है कि इस ऑफर के बाद कितना रिस्पॉन्स इनको मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए नैरेटिव्स तो ये कंपनी मैनेजमेंट बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अभी भी आंकड़ों में कुछ भी नहीं आया है। तो मैं कहूंगा कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर का नंबर आने दीजिए, उसके बाद आराम से नंबर देखेंगे, मैनेजमेंट का आउटलुक देखेंगे, क्योंकि अभी कंडीशन बहुत ही खराब है।
और अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता नहीं है तो इस कंपनी को बहुत दिक्कत होगी। देखिए दूसरे टू व्हीलर कंपनीज में अगर हम बात करें तो एथर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम्म। टू व्हीलर नॉर्मल जो आइस इंजन वाली जो कंपनी है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये सारी कंपनीज के पास, अगर हीरो मोटर की बात करें, टीवीएस, बजाज ऑटो, इनके पास बहुत सारी कैश बैलेंस शीट पे है और वो हम्म। थोड़ा बहुत नुकसान झेल भी सकते हैं। लेकिन हम्म। ओला की कंडीशन ऐसी है कि इनके पास कैश बर्न करने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है हम्म। और डेफिनेटली अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता नहीं है तो इनकी दिक्कतें और भी बढ़ेगी। तो आई थिंक हम्म। फिलहाल तो मेरे ख्याल से इसको कोई ज्यादा इसमें एंट्री करने की बात नहीं है। मार्च क्वार्टर के बाद आई थिंक क्लियरली हमको पता चलेगा कि कंपनी किस प्रकार से अपनी पोजीशन रिटेन कर चुकी है या मामला और थोड़ा बिगड़ा है। ठीक है। तो सर अगर इसी स्पेस में रहना ही है, ईवी स्पेस में, अगर आपको ये थीम पसंद है तो आपकी कोई चॉइसेस या फिर अच्छे नाम इस स्पेस से? नहीं, मुझे लगता है देखिए एथर इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको बोला था कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत मार्केट में अच्छी तरह से लोगों को पसंद है और इनकी बैलेंस शीट और इनका जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बाजार में देखिए अगर आपको ये शेयर थोड़ा सा निचले लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली ऐड करिए, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल में ये कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ओके। तो ओला इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि आप एथर इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ये आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस भी शायद आपको अच्छा नज़र आए। ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट को लेकर भी काफ़ी सवाल हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर और उनके जो बातचीत है उसको लेकर भी बाज़ार बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहता है। एलआईसी पर सर आपका क्या व्यू है? एलआईसी को आज एक 7,100 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। नोटिस में टैक्स के अलावा जो ब्याज की रकम है वो भी शामिल है और कंपनी ने कहा है कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो केवल इसी रकम तक ही सीमित है, इसके बियॉन्ड आप कुछ भी मत मान के चलिए। और इस ऑर्डर को ये कह रहे हैं कि चैलेंज भी करेंगे ये आयकर आयुक्त अपील के सामने। तो सर एलआईसी में एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के दौर के बाद अभी क्या व्यू होगा आपका? मेरे ख्याल से देखिए एलआईसी में इस ऑर्डर से इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। इतनी प्रोविजनिंग तो वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ग्रोथ से लेके थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि ग्रोथ अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली जिस प्रकार का फैंसी से ये आईपीओ आया था उसके बाद कोई बड़ा अपसाइड इन्वेस्टर्स ने बनाया नहीं है। तो मैं कहूंगा कि देखिए आपको मार्च क्वार्टर के बाद कमेंट्री देखनी है और देखना है कि ग्रोथ किस प्रकार से आता है। अगर ग्रोथ नहीं आता है तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर प्लेयर जैसे मैक्स हो गया, उसके बाद मैक्स, मैं समझता हूँ कि मैक्स भूपा जो छोटी कंपनी है लेकिन काफी अच्छा काम कर रही है, वहां पे देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइवेट सेक्टर विल गिव बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू एलआईसी। ठीक है। तो एलआईसी के बजाय जो और प्लेयर्स हैं, मैक्स भूपा जैसे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जैसे, इन पर अगर आप फोकस करें तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। सर इस सूची में एचडीएफसी लाइफ कहाँ पे खड़ा है? हाँ, एचडीएफसी लाइफ भी काफी अच्छा विकल्प है, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए इंश्योरेंस स्पेस में काफी अच्छी और वेल पोजिशनिंग एचडीएफसी लाइफ ने की है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन ये सारे जो स्टॉक्स है इंश्योरेंस स्पेस में, मेरी राय में आप एसआईपी करके टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है और इनको अगर आपको रियली पैसा बनाना है तो आपको मिनिमम 1.5-2 साल या 3 साल का नजरिया लेके ही काम करना है। चलिए ठीक है, ओके। आस्था मैम, अगर आप हमारे साथ हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज 52 वीक लो पर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें टाटा मोटर्स पीवी टॉप ऑफ द टेबल आपको नज़र आएगा, 301 रुपये के लेवल पर आ गया। एडजस्टेड प्राइस की मैं बात करूं, एक समय 600 रुपये के ऊपर था, तो अभी 300 के आसपास है। नया 52 वीक लो इसने टच किया। इस लिस्ट में आपको और भी नाम दिखेंगे, जैसे एसीसी है, मैक्रोटेक टेक डेवलपर्स यानी कि लोधा है, सफायर फूड्स, आईडीबीआई बैंक तो जब से वो प्राइवेटाइजेशन वाली बात रुकी है उसके बाद से ही शेयर गिरा। चलिए ये तो मैं अविनाश सर से डिस्कस कर लेता हूँ। आप सर, मैम मुझे टाटा मोटर्स पीवी को लेकर आपकी राय दीजिए। जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए टाटा मोटर्स पीवी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी ये अपने काफी अच्छे खासे लो पे ये चल रहा है और यहाँ पे भी ये रुकने थमने के यहाँ पे कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। 314 के आसपास ये अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा और वीक हो सकता है और अब ये नेक्स्ट 290 तक जाने का ये कोशिश कर सकता है। तो वीक ही लग रहा है ये काउंटर, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी बॉटम बाइंग चालू करनी चाहिए। 290 तक के लेवल्स पे एक बार इसमें फिर से पोजीशन को रिव्यू कराइए, नहीं तो वेट एंड वॉच करें। नई पोजीशंस लेने के लिए अभी इसमें कोई राय नहीं है।
नई खरीदारी ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अविनाश सर, एक तो TTML 33 रुपये का के आसपास का नया लो इसने टच कर दिया, 52 वीक लो, और दूसरा IDBI बैंक सर, वो प्राइवेटाइजेशन वाला जब से मामला सामने आया ना, उसके बाद से शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार की जो ख़राब स्थिति है उसमें भी थोड़ा सा मदद कर दी इसमें। सर कहाँ ये 100 रुपये के ऊपर चला गया था, अब कहाँ ये 63-64 के आसपास आ गया। IDBI बैंक और TTML को लेकर आपका व्यू? नहीं देखिए, TTML में तो मैं खरीदने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा, बट मेरे ख्याल से IDBI बैंक की बात करें तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव सरप्राइज गवर्नमेंट ने किया है। बहुत उम्मीदें थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर बायर आके इसको खरीदेगा, और बिल्टअप भी काफी अच्छा हो गया था, बट फाइनल स्टेज पे इसको कैंसिल किया गया। मेरे ख्याल से देखिए, सरकारी बैंक्स में डाइवेस्टमेंट को लेके दिक्कत आगे बहुत बढ़ेगी, क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि इस बैंक का सेल अगर होता है तो आगे दूसरे भी सरकारी बैंक है जहाँ पे ऐसे इश्यूज, ऐसे ऐसे बैंक्स बेचे जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना दीजिए, बिकॉज जब तक नंबर आते नहीं है और जब तक मैनेजमेंट से क्लैरिटी आती नहीं है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि शेयर कहाँ सेटल होगा। बट हाँ, डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। बट ये टोटली सरप्राइजिंग नेगेटिव फैक्टर था, जिससे कि मार्केट कंप्लीटली अनअवेयर था। तो इसी कारण से स्टॉक में एक बहुत भारी बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये कैंसिल हो गया, तो डेफिनेटली जो भी निवेशक थे उन्होंने अपने लॉसेस काटने के लिए पोजीशंस निकाली। ठीक है। सफायर फूड्स, आस्था मैम, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? नए 52 वीक लोज बना रहा है ये। हाँ जी बिल्कुल, सफायर फूड की यहाँ पे अगर हम बात करें संदीप जी, तो जिस तरह से आज 52 वीक लो बनाए, यूजुअली अगर टेक्निकल्स की हम बात करें तो 52 वीक लो पे अगर कोई स्टॉक आता है तो वो और ज्यादा वीक ही लगता है गोइंग फॉरवर्ड। सेम इज द केस विद सफायर फूड। मुझे लगता है 154 के आसपास जो ये चल रहा है ये और वीक हो सकता है। और अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 140 तक के रहेंगे। तो मुझे ये काउंटर अभी भी वीक लगता है और इसमें खरीदारी की सलाह नहीं है। लिया हुआ है तो 139 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है। अविनाश सर, लास्ट दो स्टॉक्स हैं, एक है लोधा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक, और दूसरा ACC। ये भी नए 52 वीक लोज बना रहे हैं। सर सीमेंट एज अ स्पेस को लेकर ना अभी से कुछ 15-20 दिन या एक महीना पहले बड़ी वैल्यू बाइंग की बातचीत चल रही थी कि लंबी अवधि के लिए शायद इसमें कुछ ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। आपका क्या व्यू है सर सीमेंट एज अ पैक को लेकर? कई सारे स्टॉक्स 52 वीक लो के आसपास हैं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सीमेंट एज अ पैक डेफिनेटली चलेगा, बट मुझे लगता है कि टिपिकली जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्च क्वार्टर में आपको ज्यादा दिखेंगे, प्लस अप्रैल से वापस नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। और सीमेंट में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कैपेक्स गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनीज को फायदा होगा, और थोड़ा सा प्राइसिंग पावर भी वापस आ रहा है। बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक की बात करें, उसके बाद ACC की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये शायद स्टॉक्स इतने जल्दी शॉर्ट टर्म में ना चले, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनीज काफी स्ट्रांग है और इसमें ग्रोथ आने वाले साल में काफी अच्छा होगा। तो थोड़ा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से जिनको अभी खरीदना है, कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सर एक बस मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसको भी देख लीजिए। अब इसमें हो क्या रहा है ना सर, जो रेट सेंसिटिव्स है ना उनकी पिटाई की हो रही, क्योंकि अब बाजार कहीं ना कहीं रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन करने लगा है। क्या आप भी उस कैंप में हैं सर कि रेट कट्स तो आप भूल जाइए, अब रेट हाइक्स की और भी RBI रुख कर सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, बिटवीन यू एंड मी अभी तो फिलहाल ये मैटर बहुत शॉर्ट टर्म होगा रेट हाइक के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करेगी कि इन्फ्लेशन चेक में रखे। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर क्रूड 130-140 डॉलर तक जाता है तो ही मामला बिगड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक आध क्वार्टर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से लोगों ने राइट ऑफ किया था, काफी पिटाई हो चुकी थी, लेकिन लोढ़ा और मैक्रोटेक की बात करें तो ये इनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इनके प्रोजेक्ट्स भी काफी वेल पोजीशनड है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, और होपफुली मार्च अप्रैल के बाद क्लैरिटी आएगी। तो मैं बेचने की राय नहीं दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए और यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। ओके।